हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हम लोग डेली साइंस का सेट को करते हैं, उसी क्रम में आज हम लोगों का सेट नंबर 13 है। इस सेट को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो को जाकर के हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख लें। और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और ये जो क्लास है आपको रेलवे के द्वारा जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम जल्द ही वैकेंसी आएगी, तो ग्रुप डी और आगामी परीक्षा ग्रुप डी और एनटीपीसी 2025 में जो होगी एग्ज़ाम, इसके लिए जो है आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो और ये जो है ग्रुप डी जो है रेलवे में ग्रुप डी में 25 गो साइंस, सिर्फ 25 गो जो है ना आपको साइंस ही पूछता है। तो ये 25 में 25 स्कोर करने वाली क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है। देखिए लार में जो है कौन कौन सा पाचक एंजाइम बनता है। लार में जो है लाइसोजाइम कौन कौन सा होता है, तो लाइसोजाइम, लाइसोजाइम और एक और आपको टाइलिन नामक एंजाइम बनता है। लाइसोजाइम और टाइलिन नामक एंजाइम जो है इससे द्वारा स्रावित होता है। और ये टाइलिन एंजाइम जो होता है इसी से जो है ना आपको टाइलिन जो होता है आपको एंजाइम, इसी में जो है आपको अल्फा एमाइलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो अल्फा एमाइलेज। ठीक है, तो अल्फा एमाइलेज यानी कि एक लाइसोजाइम और टाइलिन होता है और टाइलिन में ही जो अल्फा एमाइलेज पाया जाता है। तो कौन सा है जो कि लार में पाया जाता है, तो एमाइलेज पाया जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। लाइसोजाइम और टाइलिन कहीं दिया नहीं, तो एमाइलेज को ही मारेंगे, जो अल्फा एमाइलेज हो गया। ठीक है, और जो है आपको लार ग्रंथि जो है ना प्रत्येक दिन जो है कितना लार स्रावित होता है, तो ये हमको लगभग 1.5 लीटर के लगभग लार स्रावित होता है, यानी कि 1.5 लीटर। ठीक, 1.5 लीटर के लगभग जो लार स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पहला कथन क्या कहा है कि बादलों में मौजूद कण, कोई भी बादल है उसमें मौजूद कण जो है सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़े होते हैं। सही बात है। तो देखिए बादल में जो मौजूद कण होता है वो सूर्य से आने वाली जो श्वेत प्रकाश है, मौजूद जितना भी रंग होता है उस सब के तरंगदैर्घ्य जो है ना अधिक होता है, यानी बड़ा होता है। तो ये सही है। अब दूसरा कहा है कि श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में परिकीर्णित होते हैं। तो लगभग समान मात्रा में ही परिकीर्णित, थोड़ा मोड़ा अंतर ही रहता है, तो लगभग तो समान ही रहता है। तो ये भी सही है, यानी कि एक और दो दोनों सही है। तो यहाँ क्या करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन हमें धूप के दौरान बादलों के सफेद रंग को समझने में मदद करता है। यानी कि बादल को जो है सफेद रंग जो दिखता है, बादल हमको क्यों मदद करता है, क्योंकि बादल में जो मौजूद कण होता है वो सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों को तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़ा होता है। और वे श्वेत प्रकाश के सभी रंग के लगभग जो है समान परिकीर्णित होता है, इसी कारण से बादल में। ठीक है, तो एक और दो दोनों सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर जो है ये किसका किसका मिश्रण है। देखिए बेकिंग पाउडर जो है ये आपको मिश्रण है बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल का। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर जो है ये किसका मिश्रण हुआ, तो बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है, देखिए बेकिंग सोडा जो होता है यानी कि बेकिंग पाउडर यानी बेकिंग सोडा, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ देखिए अग्निशामक यंत्र में होता है। अग्निशामक में। उसके बाद देखिए कच्चे दूध जो होता है इसको फटने को समय बढ़ाने के लिए, यानी कि जल्दी नहीं फटे उसके लिए, कच्चे दूध को फटने से बचाने के लिए, होता है। और इसके साथ ही साथ जो है अम्ल, यानी कि पेट का जो अम्लीयता होता है, एसिडिटी, अम्लीयता, इसको भी जो है इसके द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने हम 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो इसका प्रतिबिंब डैश की दूरी पर और कहाँ पर ही कैसा बनेगा उसका प्रकृति। ठीक, तो देखते हैं कौन सा दर्पण है, तो ये आपको उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये है आपको उत्तल दर्पण, ये अंदर की पृष्ठ कलई किया हुआ है और ये आपका मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये क्या है आपको पोल यानी ध्रुव है और ये क्या है आपको फोकस है, और फोकस की दुगुना लंबाई क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। ठीक है, अब क्या वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण है, तो 10 सेंटीमीटर है इसका फोकस दूरी, यानी कि एफ का मान 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, यानी कि 10 यानी 15 यहाँ रखें, कहीं पर भी यहाँ रखें, यानी वक्रता त्रिज्या
और फोकस दूरी के बीच में कहीं पर हम रखे हैं, तो यहाँ रख दिए, तो ये है आपको 15 सेंटीमीटर। यानी क्या बोला, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, भी हमको भी निकालना है, हमको दे क्या है, तो यू देखिए हमको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, जिसको हम माइनस में लेंगे क्योंकि देखिए दर्पण के बाईं साइड बना है, और फोकस दूरी तो इसमें माइनस में, सॉरी फोकस दूरी जो होता है ये उत्तल कौन सा है, तो उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी देखिए वास्तविक फोकस उसका ये होता है, ठीक है, यही होता है वास्तविक फोकस, तो ये इसका फोकस दूरी आपको पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव में होगा। तो यानी कि हमको यू दे दिया है, यू कितना हो गया, तो -15 सेंटीमीटर, और फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर कितना हो गया, तो आपको 10 सेंटीमीटर, जो कि प्लस में लेंगे। अब यहाँ से हम भी निकाल लेंगे किसके द्वारा, तो भी निकालेंगे हम दर्पण सूत्र के द्वारा। तो दर्पण सूत्र क्या कहता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको भी निकालना है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, तो 1/v बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/f, माइनस में 1/u को हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/f का वैल्यू 10 हो जाएगा, यानी कि 1/10 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है, माइनस, और u का वैल्यू 15 है और माइनस में है, तो ये माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। जब इसका हम एलसीएम लेते हैं तो 15 और 10 है, तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, और 10 को 30 से भाग देंगे तो 3, यानी 3 गुना 1 3 हो जाएगा, 10 3 30, अब प्लस 15 दूनी 30, तो यहाँ ऊपर में 2 हो जाएगा, यानी कि 3 2 5, 5/30 हो जाएगा, 5/30 हो जाएगा। 1/v का वैल्यू, यानी कि जब इसको काटेंगे 5 से, तो 5 6 30, यानी 1/6 हो गया, ठीक है। जब 1/6 हो गया तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, पलटेगा तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, v का वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये प्लस में आया है, तो v का वैल्यू प्लस में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब जो इस साइड बना है, दर्पण के दाईं ओर बना है प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो दाईं ओर बना है तो ये आभासी होगा, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी कि 6 सेंटीमीटर और आभासी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नसबंदी एक अस्थायी विधि है। कंडोम का प्रयोग करना अस्थायी तो नहीं है, जब कंडोम नहीं यूज करेंगे तो ये नहीं होगा। गर्भनिरोधक गोली का उपयोग करना, ये कुछ समय के लिए प्रभावी रहता है। सर्जरी द्वारा नसबंदी, और कॉपर दिया, कॉपर भी जो है, जब तक कॉपर उपस्थित है तभी तक नहीं, तो सर्जरी नसबंदी जो होता है ये आपको परमानेंट है, यानी कि अस्थायी विधि है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सर्जिकल विधि जो होता है, पुरुष में जो नसबंदी होता है, यानी कि पुरुष नसबंदी जो होता है, पुरुष नसबंदी जो होता है, इसको कहा जाता है वेसेक्टोमी। क्या कहते हैं इसको, वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी। और महिला में जो होता है नसबंदी, यानी कि महिला नसबंदी जो होता है, इसको कहा जाता है, आपको वेसेक्टोमी कहा जाता है। सॉरी, वेसेक्टोमी तो हो गया पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसमें देखिए ट्यूब को बांध दिया जाता है, उसके फिलिपियन ट्यूब को, इसी कारण इसको कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो यही इसका जो है आपको परमानेंट विधि है, ठीक, इसका तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 वोल्ट के बैटरी से संयोजित एक बल्ब 3 एम्पियर की धारा लेता है, तो बल्ब की शक्ति, तो शक्ति देखिए P बराबर होता है VI होता है शक्ति, तो हमको V भी दे दिया हुआ है 12 वोल्ट, और I दे दिया है 3 एम्पियर, तो P हम निकाल लेंगे आसानी से। P बराबर V का वैल्यू 12 और इंटू I का वैल्यू 3, दोनों एसआई में लिए हैं, विभवांतर भी और एम्पियर धारा भी एसआई में लिए, तो 12 3 36 क्या हो जाएगा, एसआई में पावर निकलेगा, यानी वाट होगा, 36 वाट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी चालक को 2 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। बढ़िया बात है, 2 वोल्ट की बैटरी संयोजित किया गया है। मान लीजिए कि चालक की सिर्फ विभवांतर V1 है, यानी कि चालक से 2 वोल्ट बैटरी दिया है, ये आपको V1 का वैल्यू दे दिया है, V1 बराबर कितना दे दिया आपको, 2 वोल्ट दे दिया। आप आगे पढ़ते हैं, और 4 वोल्ट के बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 हो जाता है। जब हम 4 वोल्ट के व्यवस्था करते हैं कि V2 बराबर क्या दे दिया, तो ये 4 वोल्ट दे दिया हुआ है। तो यहाँ हमके V1 अनुपात V2 पूछा है, तो V1 बटा V2, यानी V1 बटा V2 क्या हो जाएगा, तो 2/4 हो जाएगा। 2/4 जब हम देखिए 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपघटन अभिक्रिया कब होता है। देखिए अपघटन अभिक्रिया कब होता है, जब देखिए क्या होता है कि कोई भी अभिकारक जो है विघटित होकर सरल उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। कोई भी अभिकारक है वो जो है आपको विघटित होकर क्या करेगा, एक सरल उत्पाद बनाएगा, तो उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए CaCO3 है, CaCO3 है,
संगमरमर जब इसको हम क्या करते हैं, हीट देते हैं यानी टेम्परेचर देते हैं, तो ये क्या होता है, सरल उत्पाद के रूप में CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक ना। CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो ये दोनों सरल उत्पाद हो गया, तो ये आपको अपघटन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन का है कि धातुएं जो है विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है। सही बात का है, क्योंकि देखिए धातु जो होता है ये विद्युत धनात्मक प्रकृति का ही होता है, ठीक, तो ये सही दिया हुआ है। अब देखिए दूम का है कि बंध बनाते समय धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। सही बात है, देखिए क्योंकि देखिए धातु के बाह्यतम कोश में क्या होता है, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 2 3 जो है इसको अष्टक पूरा करने के लिए इसको त्यागना ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि देखिए जब कोई किसी से ग्रहण करेगा तो इतना मात्रा में तो ग्रहण नहीं कर पाएगा अष्टक पुराने के लिए, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो ये भी सही है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धन आवेश आता है, यानी कि धातु प्रकृति का होता है इसका विद्युत, तो ये भी सही, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। और जो है ये इसका व्याख्या भी कर रहा है, ठीक ना, कि व्याख्या भी कर रहा है क्यों ये धनात्मक प्रकृति का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, इसी कारण से होता है, यानी 1 2 सही है और एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहा है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकिरणित प्रकाश का रंग प्रकिरणित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से डैश प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। कोई भी छोटा कण जो है वो कौन से प्रकाश को प्रकीर्णित करता है, तो वो आपको नीले रंग का करता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। देखिए वायुमंडल में जो उपस्थित जलवाष्प हो गया और धूलकण हो गया, इसके द्वारा जो है सर्वाधिक प्रकीर्णित होने वाला रंग कौन सा है, तो ये नीला ही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ X है जो कि एक प्रत्यम्ल यानी कि प्रत्यम्ल यानी जिसको एंटा एसिड कहते हैं, इसके रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कोई एक पदार्थ है जो कि एक प्रकार का क्या है, X, तो X है आपको एंटा एसिड है आपको X। और तनु हाइड्रोनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एक गैस Y उत्पन्न करता है। एक गैस जो है ये जो X जो है, जब इसको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं HCl तनु के साथ, तो ये एक गैस बनाता है, ठीक नहीं, ये एक क्या है, तो गैस एक Y नाम का गैस बनाता है, जिसका उपयोग एक प्रकार के अग्निशामक में किया जाता है। यानी कि ये जो गैस है आपको जो बना हुआ Y, इसका यूज जो है अग्निशामक यंत्र में प्रयोग किया जाता है। तो पदार्थ X और Y क्रमशः क्या क्या है, ठीक है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए जो है X जो है ये एंटा एसिड है, तो जब हम एंटा एसिड में देखिए आपको क्या होता है, तो NaHCO3 जो होता है, इसका जब हम HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इससे हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज अग्निशामक के रूप में भी होता है। जैसे देख लेते हैं इसका रिएक्शन हम, देखिए NaHCO3, जब इसको हम समुद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl से हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या क्या बनाता है, तो ये आपको NaCl यानी कि साधारण नमक प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक, H2O प्लस CO2 बनाता है। और यही गैस जो है ये क्या करता है, तो ये आपको अग्निशामक में प्रयोग होता है। और ये Y एक क्या क्या बना है, तो यानी कि NaHCO3 है, X क्या है, तो NaCO3, X की जगह NaCO3 और गैस की जगह Y है, तो ये पार्थ गैस को नहीं तो Y है, यानी कि X क्या हो गया NaHCO3 और Y क्या हो गया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर B मारेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। कौन सा दर्पण, तो एक अवतल दर्पण है, ठीक है। देते हैं कल्पित अवतल दर्पण हो गया, इसके पिछली दीवार पर क्या है, तो कलई क्या हुआ और इसका परावर्तक सतह धंसा होता है, तो ठीक है बना दिया अवतल दर्पण। ये इसका क्या है, ये आपको मुख्य अक्ष है और ये दर्पण पर जो बिंदु इसे P यानी ध्रुव कहते हैं, और दर्पण से कुछ दूर पर क्या है, फोकस है, और ये फोकस से दुगुना दूरी पर होता है आपको वक्रता त्रिज्या, जिसे C से डिनोट करते हैं। अब देखिए क्या कहा है प्रश्न में, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण है, क्या है इसका 15 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी है, ठीक है, दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सामने रखा वस्तु का अवतल दर्पण, सामने वस्तु कहीं पर भी हम रख दिए, ठीक है। और इसका प्रतिबिंब जो है वस्तु की ही ओर, यानी कि जिस साइड वस्तु तो हम हमेशा यहीं रखेंगे, कहीं पर भी इस साइड कहीं पर भी हम रख देंगे, ठीक, इस एरिया में, और इसका प्रतिबिंब जो है इसी साइड बन रहा है, इसी साइड बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। तो दूरी
45 सेंटीमीटर दूरी बनता है दर्पण की से वस्तु की दूरी हमको ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो एफ हमको दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए कौन सा ले दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, तो इसमें फोकस दूरी होगा नेगेटिव में, तो -15 सेंटीमीटर इसको हम लेंगे। और देखिए हमको भी का वैल्यू दिया है, भी का वैल्यू दिया है यानी कि हमको क्या कहा है, दर्पण के बाईं ओर ही जो है आपको बना है प्रतिबिंब, क्या कहे कि उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु की ओर ही, जिस साइड हम वस्तु रखे हैं तो वस्तु हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, तो बाईं ओर रखे हैं तो उसी ओर हमको प्रतिबिंब बना है, तो भी का वैल्यू माइनस में ही होगा, जो कि आपको 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 45 सेंटीमीटर दिया हुआ। और यहाँ से हम यू का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ हमसे वस्तु की दूरी ही पूछा है, यही होता है आपको यू का वैल्यू, वस्तु का दूरी। तो इसे यू का वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे हम दर्पण सूत्र को रखेंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और जब हमको u का वैल्यू निकालना है तो हमको 1/u लेंगे, तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/v हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v तो अब हम देखिए आगे हम लिखते हैं इसको, 1/u बराबर क्या हो जाएगा 1/f का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, जो कि माइनस में दिया हुआ है, तो ये -15 और माइनस उसके बाद देखिए 1/v का वैल्यू 45 सेंटीमीटर, जो कि माइनस में आपको 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 15 और 45 का, तो एलसीएम 45 आ जाएगा, और 15 तिया 45 यानी कि -3। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 45 प्लस 1, 45 से ये कटेगा तो यहाँ 1 आएगा, यानी कि 3 1 4, 3 में से एक जगह 2 यानी कि -2/45 होगा, ठीक। इसका वैल्यू तो 1/u का वैल्यू, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो u का वैल्यू हो जाएगा आपको 45/2, जो कि माइनस में होगा। जब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो 22 दूनी 44 यानी कि 22.5 हो जाएगा, ठीक नहीं, 22.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि माइनस में होगा, क्योंकि देखिए u निकला है तो u हमेशा निगेटिव ही होता है, तो u -22.5 सेंटीमीटर होगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है। देखिए माइनस साइन नहीं दिया है, क्योंकि देखिए माइनस दर्शाता है कि u जो है दर्पण के बाईं ओर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी विशिष्ट कस्बे, कोई विशिष्ट कस्बा है जिसमें कि अजैव निम्नीकरण अपशिष्टों के उत्पाद को कम करने के लिए थ्री रिसाइकल 3R यानी कि जिसमें क्या है कि रिसाइकल है, रीयूज है और रिड्यूज है का पालन किया जाना है, तो इन तीनों का सही क्रम देखिए 3R जो होता है 3R क्या है 3R में देखिए इसका क्रम में देखिए पहला R का क्या मतलब है, तो पहला R का मतलब है आपको रिड्यूज, क्या है पहला R का मतलब, तो पहला R का मतलब है रिड्यूज, तो REDUC यानी कि रिड्यूज, ये क्या है पहला R का मतलब रिड्यूज है। दूसरा R का मतलब क्या है, तो ये है आपको रीयूज, ठीक, क्या है दूसरा R का मतलब रीयूज, ठीक है। और तीसरा R जो है ये बचा है कौन, तो ये आपको रिसाइकल बचा है, तो रिसाइकल यानी कि इसका क्रम क्या हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल हो जाएगा, ठीक। देखिए रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दहन अभिक्रिया का गुण है, कोई भी दहन अभिक्रिया है उसका गुण क्या है, देखिए उसका गुण क्या है कि ये इसमें जो है ना तत्व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, कोई भी दहन अभिक्रिया है जो वो हमेशा जो है ना ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, ठीक है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन संभव ही नहीं है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐंठन होता है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण हो सकता है। देखिए जब हम कोई भी कठिन कार्य करते हैं, चाहे दौड़ लगाते हैं, तो क्या होता है कि इसमें हमारे शरीर में कुछ ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, और ये क्या होता है ये आपको लैक्टिक एसिड बना देता है, ठीक ना, और लैक्टिक एसिड बनाता है जो कि शरीर में बदन में जो है दर्द और ऐंठन महसूस कराता है। तो ये देखिए किस ऑप्शन दिया है, ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन की कमी और पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल परिवर्तन, का ऑक्सीजन का कमी होता है बॉडी में जब कोई भी कठिन कार्य करते हैं, और पायरुवेट का जो है लैक्टिक एसिड में परिवर्तन हो जाता है, जो कि हमें शरीर में ऐंठन देता है और दर्द देता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए अवस्था के संकेतों के साथ रासायनिक समीकरण को संकुलित कीजिए। क्या अभिक्रिया क्या दिया है, CO2 प्लस H2O बराबर C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O दिया है, तो इसको हम लिख लेते हैं नीचे, फ्रेश में यहाँ करने में नहीं होगा, तो क्या लिख लेते हैं CO2 क्या है CO2 प्लस H2O
तो ये क्या बना लिया है, तो ये बनाया है आपको C6H12 और O6 प्लस 6O2 और प्लस पुनः है 6H2O। क्या है, इसको नीचे लिख देते हैं 6H2O है। ठीक, इसको हमको संतुलन करना है। तो देखते हैं इस साइड देखिए हमको कार्बन कितना है, 1 है। इस साइड देखिए कार्बन कितना है, तो ये साइड देखिए 6 कार्बन है, यहाँ 6 कार्बन है और कहीं कार्बन है नहीं है, तो 6 कार्बन। तो इसके आगे हम देखिए 6 कार्बन, इस साइड भी पूरा आएंगे संतुलन करने के लिए, तो आगे हम 6 लगा दिए तो 6 कार्बन हो गया। लेकिन क्या देखते हैं हम कि ऑक्सीजन के संख्या में जो हमको अंतर आ गया, यानी कि ऑक्सीजन जो हमको ज़्यादा हो गया। इस साइड 12 वो ऑक्सीजन हो गया, 12 को ऑक्सीजन हो गया यहाँ, और एक ऑक्सीजन इधर हो गया 13 को। ऐसा देखते हैं 12 का ऑक्सीजन है, यहाँ देखिए 6 6 और 6 दूनी 12, एक यहाँ 13। ठीक है, ऑक्सीजन तो पूरा हुआ है, यानी कि ये संतुलन हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन को भी देख लेते हैं, हाइड्रोजन पूरा है कि नहीं। यहाँ हाइड्रोजन देखिए आपको 2 यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ आपको 12 और यहाँ आपको 6 दूनी 12 यानी 24 गो है। तो आगे हम 12 लगा देते हैं, H2O से पहले 12 लगा देंगे तो 24 की इधर हाइड्रोजन पूर जाएगा। और ऑक्सीजन देखिए आपको 12 ऑक्सीजन ये हो गया 12 और 12 24 को आपको ऑक्सीजन भी होना चाहिए, तो 24 को ऑक्सीजन देखिए हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 का ऑक्सीजन यहाँ हो गया और यहाँ 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन यहाँ 12। ठीक है, तो यानी कि दोनों संतुलन अब हो गया। ठीक है, यानी कि इस साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड से पहले 6CO2 और प्लस 12H2O होगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया हुआ है 6CO2 प्लस 12H2O बराबर C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O होगा। तो इसका तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता का एक उपयुक्त कारण नहीं है, यानी कि तत्वों के वर्गीकरण के लिए हमको आवश्यकता पड़ी, इसका उपयुक्त कारण कौन सा नहीं है। इन्होंने कहा है कि विभिन्न तत्वों के गुणधर्मों के सह संबंधित करना। सही बात है कि जब हम आवर्त सारणी बनाए थे तो क्यों हमको आवर्त सारणी बनाने की जरूरत पड़ा, तो जितना भी विभिन्न तत्व था, बहुत सारा तत्व था, उस सबका गुणधर्म क्या है, सही है गलत है, ये मतलब एक जैसा है कि कैसा है, इस चीज़ को करने के लिए किए थे, तो ये सही है। हमसे पूछा उपयुक्त कारण नहीं है, तो उसको देखते हैं। भीम का एक आवर्त सारणी में किसी तत्व की विशिष्ट स्थिति का समझाना। सही बात है, ये भी था कि जैसे कोई भी क्षारीय धातु है तो इसको इस वर्ग में रख देंगे, क्षारीय मृदा धातु तो इसमें रख देंगे, और क्रिया गैस सभी को एक जगह रख देंगे, यानी कि इसका कोई भी विशिष्ट स्थिति था, इसको हमको समझाना था, तो ये भी आपको सही है। ठीक, सीम का है कि तत्वों को उसके रंग के अनुसार स्थान देना। नहीं, ये गलत दिया हुआ है, हमको तत्व को उसके रंग के अनुसार थोड़ी स्थान दिए थे, उसके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर चाहे परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया गया था। ठीक ना, तो ये आपको गलत दिया हुआ है। डीन का है कि तत्वों के गुणधर्मों में अपरिवर्तता को समझाना। सही क्या, यानी कि आवर्तिता जो होता था तत्वों के गुणधर्म में आवर्तिता, इसको हमको समझाना था, तो ये भी सही है। हमसे क्या पूछेगा, आवश्यकता के उपयुक्त कारण नहीं है, तो ये जो है आपको सी नंबर में दिया हुआ, यही उपयुक्त कारण नहीं है, जो कि तत्वों को उसके रंगों के अनुसार स्थान देना, यही उपयुक्त नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि जड़ों की जल अवशोषण करने वाली अधिचर्म कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोम जैसी रचनाएं क्यों पाई जाती है, यानी कि अधिचर्म कोशिका जो होती है इसमें आपको लंबे रोम जैसी रचना पाई जाती है। किस लिए, क्योंकि देखिए ये जो है अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि कर देता है, यानी कि नीचे जो अवशोषण करेगा जल को, उसके अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र में वृद्धि करेगा। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल रहेगा तो उतना ही ज़्यादा अवशोषित कर लेगा, तो इसी कारण इसको किया जाता है। इसका तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही ढंग से इंगित करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या कहा है, देखिए जब जिंक धातु को एक पट्टी को कॉपर सल्फेट के बीच में रखा जाता है तो क्या होता है। देखिए इस रिएक्शन को हम देखते हैं, जब जिंक धातु के एक पट्टी को कहाँ रखेंगे तो कॉपर सल्फेट के विलयन में रखेंगे। ठीक, देखिए कॉपर सल्फेट क्या है, तो CuSO4 है। ठीक है, CuSO4 है, प्लस इसको हम किसके साथ रखेंगे, तो ये जिंक को रखेंगे इसके विलयन में, तो आगे क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गौर कीजिए क्या है, तो यहाँ कॉपर और जिंक में ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, तो जिंक है, तो जिंक अभिक्रियाशील है, तो ये SO4 को जो है अपनी ओर विस्थापित कर लेगा, यानी कि जिंक के साथ ये जुड़ जाएगा, यानी कि ZnSO4 प्लस सिर्फ बच जाएगा आपको कॉपर अकेला, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील धातु है, तो यहाँ पर आपको कॉपर बच गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं पहला का है कि जिंक जो है ये कॉपर सल्फेट से जो है आपको कॉपर को विस्थापित कर देगा। ठीक है, ये जिंक जो है क्या क्या है, कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर लिया, अपने साथ जोड़ लिया, यानी कि एक सही है, एक क्या है तो सही है।
बी में दूम का है कि कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका नहीं पड़ेगा। कॉपर सल्फेट विलयन जो है इसका नीला रंग फीका नहीं पड़ता है। नहीं, ये गलत दिया, फीका पड़ जाता है, ठीक ना, ये गलत हो गया। जिंक की पट्टी पर तांबा धातु का नीला अवक्षेप बनता है। जिंक की पट्टी पर तांबा धातु, ये भी गलत दिया हुआ है। 4 नंबर का है कि यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। संयोजन कहाँ है, ये तो विस्थापन का उदाहरण है, ये भी गलत दिया है, यानी कि केवल एक सही है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंडल द्वारा प्रयोग के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों का सही पहचान कीजिए। यानी कि मेंडल जो प्रयोग किया था किसके आधार पर किया था, इसको हमको सही कथन को पहचानना है। एम दिया है कि आरंभ में पौधे का जो है पर निषेचन किया गया और उसके बाद स्वनिषेचन किया गया। तो सही बात ये कहा है कि आरंभ में जब पौधे को हम किए थे मेंडल साहब ने प्रयोग, तो उसमें सबसे पहले उसको पर निषेचन किया था और बाद में इसे स्वनिषेचन किया था, तो ये गुण सही है, तो यही हमको पहचान करना था, तो इसका तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न स्थितियों में प्रेरित विभवांतर के परिणाम और दिशाओं पर विचार कीजिए। देखिए, पहला कहा है कि एक सीधी धारावाही तार के किसी स्थिर कुंडली की ओर 1.5 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान हो। दो में कहा है कि उसी सीधे धारावाही तार के उसी स्थिर कुंडली के दूर की ओर 1.5 मीटर पर सेकंड की ओर से गतिमान होने पर क्या होगा। देखिए, क्या कहा है कि प्रेरित विभवांतर के परिणाम डैश होंगे और उपरोक्त दोनों स्थितियों में उनके चिन्ह डैश होंगे, ठीक। यानी कि प्रेरित विभवांतर के परिणाम जब ऐसा होगा ये दोनों की स्थिति में, तो क्या हो जाएगा इसका परिणाम, तो इसका परिणाम जो है आपको समान होगा। दोनों स्थिति में इसका परिणाम क्या होगा, समान होगा, और उपरोक्त दोनों स्थितियों में इसका चिन्ह क्या होगा, तो एक दूसरे के विपरीत होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया होगा, समान और विपरीत, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रवाहित होती है। यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा क्या होगा। देखिए, हम लोग ओम के नियम से जानते हैं कि विभवांतर जो होता है ये क्या होता है, तो समानुपाती होता है। ये आपको I का भी किसके समानुपाती होता है, I का। जब इसको हम भी को जब तोड़ते हैं, इनकी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो क्या होता है, इक्वल का, इसके साथ कोई कॉन्स्टेंट जुड़ेगा तो R को कॉन्स्टेंट जुड़ता है, V बराबर IR हो जाता है, यानी कि RI कर दिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, चालक के प्रतिरोध को हम 4 गुना कर दे तो प्रवाहित धारा के बारे में हमको पूछा है, तो धारा I बराबर क्या हो जाएगा, तो V/R हो जाएगा। तो अब क्या करें हैं हम, तो पहले धारा R था, अब इसको हम 4 गुना कर दें, इसको हम 4R बना दिए, तो नया I क्या हो जाएगा, तो नया हो जाएगा V/4R हो जाएगा। यानी कि पहले जो था V/R, यानी कि V/R इससे कितना हो गया, तो 1/4 गुना हो गया, यानी कि 1/4 हो जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि N फेरों टर्न्स वाले एक परिवर्तित धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा। देखिए, N फेरा वाली जो परिवर्तित धारावाही वृत्ताकार कुंडली है उसके कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, जिसको हम B से डिनोट करते हैं, तो वो क्या होता है, तो ये होता है आपको B बराबर म्यू नोट NI हो जाता है, ठीक नहीं। यहाँ क्या है, तो N है आपको ये फेरों की संख्या, और I क्या है, तो धारा है, कितना उसमें विद्युत धारा प्रवाहित, यानी क्या हुआ, ये B जो है समानुपाती हो गया N के, यानी कि फेरों की संख्या के, इसका क्षेत्र का परिणाम क्या होता है, तो ये आपको N होता है, यानी कि N के समानुपाती होता है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर B मारेंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि क्या कर रहा है कि अपने जल में रियो की पत्ती, यानी कि आपने क्या किया है कि जल में रियो की पत्ती की एक अस्थाई स्लाइड तैयार की है, और जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन देखा है। क्या कहा है, प्रश्न का है कि आप जो है, यानी कि जैसे आप हैं चाहे हमें कोई भी है, क्योंकि जल में जो है रियो के पत्ती लिए हैं, ठीक, उसमें जो है कि एक अस्थाई स्लाइड तैयार की है, और आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन। देखिए, हम चीनी का प्रबल विलयन डालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि इसके जो है ना कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगा, उसका कोशिका करेगा जल का उत्सर्जन करेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री जो है ना सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी, ठीक। तो ये देखिए, आपको ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न था, आई होप सारा प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल PDF पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाए, वहाँ से आप को PDF और जितना भी पिछला वीडियो हो गया है अभी तक सभी के लिए आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है चैनल पर, उस प्लेलिस्ट में जुड़ जाएं और वहाँ से भी आप देख सकते हैं पूरा वीडियो को। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में।